Samra and welcome to my channel Electro Circuits. So today we will discuss about the power supply circuit, what are the different parts of the power supply circuit and how to make the power supply circuit by our own. So let's get started. So this is the complete circuit which we are going to discuss in this video. We will discuss about the different type of the components used into the power supply circuit and how to select the values of the different components used in the power supply circuit. So let's begin. So this is the first part of the power supply circuit. As we all know that कि जो हमारे इंडिया में जो AC वोल्टेज का स्टैंडर्ड है दैट इज़ 220 वोल्ट जो हमें मिलती हैं, बट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन द डीसी. तो द फर्स्ट चैलेंज इज़ टू कन्वर्ट द एसी वोल्टेज इनटू द डीसी वोल्टेज. उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमें एसी मिल रही है, अगर हमने सपोज उसको स्टेप डाउन कर दिया, उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. इट कैन बी 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि हम किस सर्किट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी सर्किट की रिक्वायरमेंट कितनी है. सो उसके बेसिस पे हम रेगुलेटर की वैल्यू को चेंज करते हैं, बट द प्रोसेस इज़ ऑलवेज सेम. प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है कि उसमें रेक्टिफायर सेक्शन भी होता है हमारा, उसके बाद हमारे पास फिल्टरिंग सेक्शन होता है, रेगुलेटर सेक्शन होता है. सो लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पावर सप्लाई सर्किट. जस्ट वेट. दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन. इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो है दिस इज़ द 220 वोल्ट AC. आई एम यूजिंग द प्रोटियस सॉफ्टवेयर टू मेक एवरी सर्किट टिल नाउ. तो ये हमारे 220 वोल्ट AC है. अब द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें इस 220 वोल्ट AC को हमें लोअर वोल्टेज DC में कन्वर्ट करना है. आई एम मेकिंग द 5 वोल्ट DC सप्लाई हेयर, सो वी विल लाइक यूज़ एवरी कॉम्पोनेंट अकॉर्डिंग टू दैट. तो हमें क्या करना है कि ये जो हमने 220 वोल्ट AC आई, उसके बाद एक कंपोनेंट आता है विच इज़ ट्रांसफार्मर. ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं. तो एक्चुअली प्रोटियस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डायरेक्टली मिल नहीं रहा था, तो मैंने एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है. इसमें क्या है कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है इसमें दोनों कॉइल जो है इनकी टर्न्स सेम है. नॉर्मली क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर. वन इज़ स्टेप अप एंड सेकेंड इज़ स्टेप डाउन. अब अगर हमें जो हमारी AC वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ करना है तो हम स्टेप अप का यूज़ करते हैं. अगर हमें उस वोल्टेज को लोअर वोल्टेजेस AC में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. अब स्टेप अप और स्टेप डाउन में जस्ट डिफरेंस ये होता है कि अगर हमारी जो कोयल, हम ट्रांसफार्मर में 2 कोयल्स यूज़ करते हैं, बीच में कोर होता है हमारे ट्रांसफार्मर्स के. आप ट्रांसफार्मर का डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो गूगल से आप इजली. तो आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल ऑफ द ट्रांसफार्मर इंटरनल स्ट्रक्चर. बस मैं ये आपको बताती हूँ कि 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं. जो सेकेंड पार्ट होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, फर्स्ट पार्ट इज़ प्राइमरी वाइंडिंग. सो दिस इज़ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज़ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. अब अगर सेकेंडरी की टर्न्स हमारी कम है तो इट मीन्स कि वो हमारी जो वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन कर रहा है. अगर हमारी सेकेंडरी की टर्न्स ज़्यादा है इट मीन्स वो स्टेप अप कर रहा है. बट इस केस में हमें 220 को लोअर DC वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, 5 में कन्वर्ट करना है, तो हमें स्टेप डाउन यूज़ करना पड़ेगा. अब ट्रांसफार्मर के भी काफ़ी सारे जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मैंने यूज़ किए हैं, वो काफ़ी टाइप के आते हैं. जैसे 909 आता है, 12 आता है, दैट डिपेंड्स. अब हमें 5 में करना है तो जो 9 वोल्ट वाला है 909 वो हमारा पर्पस सॉल्व कर सकता है. सपोज़ हमें यहाँ से 9 वोल्ट AC मिल गया, हमने जो यूज़ किया, जो हार्डवेयर में हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे स्टेप डाउन, जो कि 9 वोल्ट हमें AC आउटपुट में दे रहा है. उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है कि जो हमारी 220 वोल्ट AC है वो 9 वोल्ट AC में कन्वर्ट हो गई. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये जो AC वोल्टेज है इसको हमें DC में कन्वर्ट करना है. 9 वोल्ट AC से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को ड्राइव नहीं कर सकते. कोई भी हम अपना सर्किट है उसको ड्राइव नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस 9 वोल्ट AC को हमें DC में कन्वर्ट करना है. सो उसको AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास पार्ट आता है पावर सप्लाई का, दैट इज़ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या होता है
there are two different types of the rectifier, half wave rectifier and full wave rectifier. हाफ वेव में हमारा एक डायोड यूज़ होता है, फुल वेव के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज सेंटर टैप जिसमें हम दो डायोड्स का यूज़ करते हैं, एंड थर्ड इज़ ब्रिज रेक्टिफायर जो कि मैंने इस सर्किट में यूज़ किया है. सो आप रेक्टिफायर की डिटेल्स पढ़ सकते हो अच्छे से कि क्या डिफरेंस होता है तीनों में. जो फर्स्ट होता है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी डाउन होती है क्योंकि उसमें एक ही डायोड यूज़ होता है, वो सिर्फ हमारा एक ही साइकिल में काम करता है, या तो पॉजिटिव में काम करेगा या फिर वो नेगेटिव में काम करेगा. उसके बाद जो सेंटर टैप होता है उसमें जो हमें ट्रांसफार्मर यूज़ करना था वो सेंटर टैपिंग वाला यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी बल्कि भी होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है. तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें 4 डायोड तो लगते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा सर्किट, बट ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है. और इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ब्रिज रेक्टिफायर काफ़ी बेटर होता है. सो आई एम यूजिंग द ब्रिज रेक्टिफायर हेयर. सो लेट्स डिस्कस द वर्किंग ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर इन ब्रीफ. जैसे ही आपने यहाँ से 9 वोल्ट AC अप्लाई की, एज वी ऑल नो कि जो AC होती है हमारी वो कैसी वेवफॉर्म होती है, साइन वेवफॉर्म. ठीक है, आपने 9 वोल्ट AC इस सेक्शन को अप्लाई कर दी, तो जब AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव यहाँ से पास करेगा और वो इस डायोड से होता हुआ, यहाँ पे सपोज हमारा लोड RL लगा हुआ है, यहाँ से पास होता हुआ हमारा पॉजिटिव में, तो वो इसके थ्रू जाएगा और यहाँ से पास करके ये इस सर्किट को कंप्लीट करेगा. ये हमारा फर्स्ट सेक्शन आ जाता है. जब AC का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारा इसका ऑपोजिट वाला, मतलब इसके ऑपोजिट वाले 2 डायोड हमारे वर्क करेंगे. पॉजिटिव में 2 डायोड काम करते हैं, नेगेटिव में. इससे क्या होता है, जो हमें वेवफॉर्म मिलती है रेक्टिफायर के बाद, तो वो हमें मिलती है DC मिलती है, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं होती है, हमें रिपल्ड DC मिलती है. ऐसे जो हमें वेवफॉर्म मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी. तो जो हमें DC मिली, रिपल DC, अब द नेक्स्ट थिंग जो आती है कि हमें उस रिपल DC को स्मूथ करना है, तो उसके लिए हम एक स्मूथिंग सर्किट यूज़ करते हैं. स्मूथिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर का. सो लेट्स डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई फॉरगेट इज़, जो हमारे पास 9 वोल्ट AC आ रही है या फिर ये जो रिपल DC हमें मिल रही है, ये हमारी RMS वैल्यू होती है. दिस इज़ RMS वैल्यू. अब यहाँ पे रेक्टिफायर सेक्शन जो होता है उसके क्रॉस कुछ ड्रॉप भी होता है, जैसा कि मैंने आपको अपनी डायोड की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि डायोड का क्रॉस सिलिकॉन है या जर्मेनियम, उसके क्रॉस कुछ ड्रॉप होता है. ये मैं एक सिलिकॉन डायोड की बात कर रही हूँ. तो डायोड का क्रॉस जो ड्रॉप होता है 1.2 से 1.4 वोल्ट का होता है. तो हमें जो वोल्टेज मिलेगी, अगर हमने 9 वोल्ट अप्लाई की तो हमें जो आउटपुट में मिलेगी रेक्टिफायर के बाद, ये मिलेगी 7 वोल्ट DC, और वो जो है रिपल DC RMS फॉर्म में है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्मूथिंग सेक्शन. दिस इज़ द स्मूथिंग सेक्शन जो हम कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं. कैपेसिटर की भी कैलकुलेशंस के काफ़ी फॉर्मूलाज भी आप गूगल पे आपको मिल जाएंगे, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे ज़्यादा जो बेटर रहता है कि आप जो भी रेगुलेटर यूज़ कर रहे हो उसका एप्लीकेशन सर्किट आप गूगल से डाउनलोड करो. उनकी वेबसाइट से सपोज आप टेक्सास का यूज़ कर रहे हो या STM का यूज़ कर रहे हो, उसकी डेटा शीट को डाउनलोड करो और उसमें चेक करो कि कौन से कैपेसिटर की वैल्यू हमें यूज़ करनी चाहिए, वो सबसे बेटर रहता है. बट अगर आपके पास वो कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली, जैसे मैं भी यूज़ करती हूँ बेसिक लेवल पे, आप इनपुट पे 100 या 1000 माइक्रोफेरेड का यूज़ कर सकते हो, आउटपुट पे आप 10 माइक्रोफेरेड का लगा दीजिए, तो दैट कैन सॉल्व योर पर्पस. बेसिक लेवल पे अगर यूज़ करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की और एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो जो कैपेसिटर की जो हमें आउटपुट मिलती है, जो कैपेसिटर है वो हमारी RMS वैल्यू को पीक वैल्यू में कन्वर्ट करता है. तो पीक वैल्यू इज़ इक्वल टू √2 टाइम्स दी RMS वैल्यू. तो जो कैपेसिटर है इसको कन्वर्ट कर देता है 10.7 वोल्ट DC में. और जो कैपेसिटर के बाद हमें DC मिलती है वो कुछ इस तरह से होती है, वो रिपल्ड को थोड़ा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. लाइक डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, जैसे ये AC के लोअर और ऐसे, बट ये प्योर फॉर्म में फिर भी नहीं होती है. तो इसको बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू 5 वोल्ट में, जैसे हमारे पास हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ दिस वन, हमें 5 वोल्ट ऐसे चाहिए, 5 वोल्ट.
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में हम यूज़ करते हैं रेगुलेटर सेक्शन। रेगुलेटर सेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी जो सर्किट की रिक्वायरमेंट कितनी है। यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैंने 7805 यूज़ किया है। 78 हमारी पॉजिटिव रेगुलेटर सीरीज़ होती है। यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन द रेगुलेटर पार्ट ऑल्सो, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली रेगुलेटर का कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके इनपुट आउटपुट सर्किटरी होती है हमारी। तो हमें जो रेगुलेटर है 7805 इसको एग्जैक्ट 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे 7809 होता है वो उसको 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। बट द इम्पोर्टेंट कंडीशन इज़ कि जो रेगुलेटर होता है उसमें कुछ ना कुछ हमारा ड्रॉप भी हमें फैक्टर रखना होता है। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो एटलीस्ट आपको 7.5 उसे अप्लाई करना पड़ेगा इनपुट पे, तभी आपको आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगा। मीन्स 2.5 वोल्ट का आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने एक आउटपुट में भी एक कैपेसिटर लगा दिया जस्ट फॉर द फिल्टर, इन केस कुछ वेरिएशंस हो जाती हैं, कुछ ना कुछ अगर उसमें एसी कंपोनेंट है उसको बाईपास करने के लिए हम कैपेसिटर लगा देते हैं, जो हमारा आउटपुट सेक्शन है। उसके बाद द लास्ट पार्ट इज़ कि जो भी आपको लोड डिवाइस कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एलईडी यूज़ किया। नॉर्मली जब भी हम पावर सप्लाई का सर्किट बनाते हैं सो वी ऑलवेज कनेक्ट एलईडी थ्रू द रजिस्टर, ताकि हमें पता चलता है कि हाँ हमारी पावर सप्लाई जो है वो ठीक तरह से बनी है एंड दैट इज़ गिविंग प्रॉपर वोल्टेज। और जस्ट टू इंडिकेट कि हमारे सर्किट में सप्लाई आ रही है तो हम हमेशा एक एलईडी का यूज़ कर लेते हैं। So this is the complete explanation of the power supply circuit. If you have any doubt related to any component and how to select related to any part, अगर आपको कोई भी doubt आता है so you can comment below my video and I will try my best to answer your queries. So thank you for watching my videos, and the next thing is practical application. I don't think so कि we need to discuss the application after discussing the complete need of the power supply. So thanks for watching my video and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.